हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब एजुकेशन। आज आगे है पार्ट नंबर 2 सेल वाले चैप्टर का। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली को डिस्कस। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सेल ऑर्गेनेली क्या होता है। बेसिकली कोई ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो किसी चीज़ के कोई फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज होते हैं, वो सेल में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं हमें। तो सेल ऑर्गेनेली के ये सारे हम सेल ऑर्गेनेली आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें वैक्यूल्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटाइट्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। उससे पहले तो एक नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड मेमोरी ट्यूब सिस्टम। ये बेसिकली कनेक्ट करता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब बेसिकली ये पूरा बेसिकली जिसके अंदर सारी चीज़ें हो, एक से कनेक्टेड हो, मतलब हर ऑर्गेनेली को आपस में कनेक्ट करके रखता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये सेल को। दो टाइप होते हैं, स्मूथ RER, इसे रफ को हम कहते हैं RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड स्मूथ को SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो इस पे होगा राइबोसोम अटैच्ड होते हैं पूरे सरफेस पे इसके, इसलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सबसे पहले तो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम नहीं राइबोसोम है, राइबोसोम जो होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन को। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इनके पास राइबोसोम नहीं होते, प्लस ये लिपिड जो है सिंथेसिस करते हैं। आप याद कैसे कर सकते हो, देखो R से होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और R से होता है राइबोसोम। तो बेसिकली सी बात है, सिंपल सी बात है कि R से रफ एंड R से राइबोसोम, तो वो उस पर होते हैं। ठीक है। देन गोल्गी एपेटाइट्स की बात करते हैं। गोल्गी एपेटाइट्स जो है वो हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, ऐसे हेल्प करता है। देन उसके बाद ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन, लाइसोसोम एक दूसरा भी सेल ऑर्गेनेली होता है, लाइसोसोम पढ़ेंगे उसके बारे में, तो वो उसकी फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। देन इसके अंदर वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, वेसिकल्स होते हैं और सैक लाइक ट्यूबवेल होती है। इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप के गोल्गी एपेटाइट्स होते हैं। ठीक है। फिर ये सेल वॉल का सिंथेसिस करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेल्प करते हैं, और सेक्रेटरी की सेल ऑर्गेनल होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस। मैंने बताया ना क्या वर्क है, टू ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एटसेट्रा, ये सब। लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टाइनी स्फेरिकल। ठीक है। दूसरी बात, इन्हें सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं, और अगर इन्हें लगता है कि हाँ सेल के अंदर कोई इम्प्योरिटी आ गई या फिर कोई डैमेज पार्ट हो गया सेल का, तो वो पूरे सेल को ही ख़त्म कर देते हैं, खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ओके, वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल जो होता है बेसिकली स्टोर करने के लिए होता है, स्टोर करने के लिए होता है मिनरल्स के और फूड को स्टोर करने के लिए होता है उसमें सेल के। और इसके जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कह सकते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। देन टर्जिडिटी मेंटेन करता है सेल की, और वैक्यूल्स जो है वो प्लांट में बड़े होते हैं और एनिमल्स में कम होते हैं। कभी कभी तो एनिमल्स में वैक्यूल होते ही नहीं है। फिर बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सबको एक सिंपल सी डेफिनेशन पता है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब क्यों कहते हैं भाई पावर हाउस ऑफ द सेल? इसलिए कहते हैं उसे पावर ऑफ द सेल क्योंकि वो ATP की फॉर्म में एनर्जी को बनाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो पावर ऑफ द सेल कहते हैं, सबको पता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, देख चुके हैं। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, देखो कुछ इस टाइप की होती है अगर मेम्ब्रेन, तो जो इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्रिस्टे कहते हैं। ओके, उसे हम क्रिस्टे कहते हैं। आगे बढ़ते तो क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। वैसे डायरेक्टली तो क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो फिर भी बार देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल because they are primary site of energy production within the cell, specifically generating endocyne triphosphate, the cell's main energy currency through cellular respiration। तो बेसिकली ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है ना। ATP की फॉर्म में, ATP की फॉर्म में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, और बेसिकली रेस्पिरेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, मतलब क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्लोरोप्लास्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम। DNA राइबोसोम ही नहीं, प्लस साथ के साथ RNA भी इनका खुद का होता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में या फिर MCQ टाइप में आ जाए, तो सिंपल से बात है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। एंड माइटोकॉन्ड्रिया उनके पास खुद के DNA एंड राइबोसोम होते हैं।
अब बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होगा। बात करते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट 3 पार्ट में होते हैं बेसिकली। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो आपको पता है ना कि फ्लावर में कलर कैसे आता है, तो ये कलर ही प्रोवाइड करते हैं, बस ग्रीन कलर ही प्रोवाइड नहीं करते। ग्रीन कलर के अलावा फ्लावर में जितने भी सारे कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली खाना बनाता है और खाना स्टोर करता है। ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो पहले तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो है तो यानी क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, मतलब ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट में, ठीक है। और इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। सेल डिवीजन की बात करते हैं तो माइटोसिस एंड मियोसिस 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मैंने बेसिकली फुल चार्ट यहीं पर बना दिया। तो मिटोसिस की बात करते हैं तो मिटोसिस और मियोसिस, पहले मिटोसिस की बात करते हैं। इसके अंदर जो पेरेंट सेल होता है यानी जो एक सिंगल सेल होते हैं वो दो डॉटर सेल में बन जाता है, ठीक है। यानी वो जो है सेल डिवीजन के थ्रू 2 डॉटर सेल में बन जाते हैं, पहली डॉटर ये है, सेकंड डॉटर ये, ओके। एंड जितने क्रोमोजोन इनके पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोजोन इनकी डॉटर सेल में भी होते हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज इसमें 12 क्रोमोजोन है तो इसमें भी, इन दोनों में भी 12 क्रोमोजोम ही होंगे, ठीक है। देन हम मियोसिस की बात करते हैं। मियोसिस में जो डॉटर सेल है, पहले तो 4 डॉटर सेल बनती है, 1 और 2, ये 4 डॉटर सेल बनती है और इनके हाफ क्रोमोजोम बन जाते। मान लो कि पेरेंट सेल में 12 क्रोमोजोम है तो इनके डॉटर सेल में कितने होंगे? 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6, तो इनके डॉटर सेल में 6 क्रोम, इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे। बट इसमें अगर पेरेंट के पास 12 क्रोमोजोम है तो इधर भी 12 होंगे और इधर भी 12 होंगे, ठीक है। उसके बाद जो मियोसिस है, 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर आया तो याद रखना, मियोसिस बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल को फॉर्मेशन उनकी हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव सेल की फॉर्मेशन के लिए या फिर गैमेट सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और मिटोसिस जो होता है वो सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है बेसिकली, ठीक है। मतलब आपको पता है ना कि चोट लग जाती है तो फिर वो दोबारा रिकवर हो जाते हैं, तो वो मिटोसिस की वजह से रिकवर हो जाता है। तो गाइज इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।